हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एमबाई पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। सीडीएस 2020 मैथ्स पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी जल्दी एक बार सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी लोग अपने मित्रों को, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, सेट ए हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। हम जो सेट कर रहे हैं यहाँ पर सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे जहां तक हमने कर लिए थे उसके आगे के। तो ये रहे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। 71 से हम ट्राई करेंगे दोस्तों। इसमें आपको निर्देश दिए हुए थे। आगे 10 प्रश्न जो हैं ये डेटा सफिशिएंसी के थे, और ये जो 10 प्रश्न थे ये बहुत टफ क्वेश्चन थे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस के लिए आपको डायरेक्शन दी हुई थी कि अगर आपका जो है केवल एक स्टेटमेंट से आंसर आ जाए, पहले से या दूसरे से, तो पहला ए ऑप्शन आंसर दीजिए। अगर दोनों से अलग अलग से भी आंसर आ जाए तो बी ऑप्शन आंसर दीजिए। ठीक है, ये आपको यहां पर बोला गया था। ऐसे ही अगर आपका दोनों को मिलाकर आंसर आ रहा है तो सी ऑप्शन आंसर दीजिए, और अगर दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आ रहा है तो डी ऑप्शन आंसर दीजिए। ये आप लोगों को यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, आप लोग पेपर में देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो था आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन था 71। दिख रहा है सभी लोगों को। इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था दोस्तों कि एक संख्या जो है जहां पर एक्स वाई अंक हैं 25 से भाज्य है। अगर ये पूरी संख्या 25 से भाज्य है तो प्रश्न ये था कि एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, और कथन आपको ये दोनों दिए हुए थे। आपको ये बताना था कि एक्स का मान कौन से कथन से आ सकता है। तो जब आप यहां पर देखोगे दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है ये संख्या 25 से विभाज्य है, तो भैया यहां पर 277x, ये y की जो वैल्यू है, या तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y बराबर या तो होना चाहिए 2, तब ये 25 से विभाज्य होगा, या फिर 277x y की वैल्यू होनी चाहिए 7, तब ये 25 से विभाज्य होगा। तो यहां पर y की दो वैल्यूज पॉसिबल आ रही हैं, 2 और 7, क्योंकि 25 की डिविजिबिलिटी होती है कि आखिरी के दो अंकों से बने नंबर को हम 25 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अब x का मान क्या होगा उसके लिए हम पहला कथन यूज करते हैं। क्या पहले कथन से हमको x का मान मिल जाएगा? अब x का मान दोस्तों हमको ऐसा मिलना चाहिए जो कि एक अकेला मान मिले, यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दो दो तीन तीन वैल्यू मिल रही है, x बराबर 5 6 दो दो वैल्यूज आ रही है। एक ही वैल्यू आनी चाहिए डेटा सफिशिएंसी में, उसी को आंसर माना जाता है। तो यहां पर पहले कथन में बोला है ये संख्या 9 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है, और अगर मैं y को यहां पर 2 ले लूं, 2 के बराबर ले लूं, तो 9 की डिविजिबिलिटी होती है डिजिट्स का सम करके, और 9 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का योग करके देखो जरा पर कितना हो रहा है। 7 और 7 14, और 2 16, और 2 18, और 5 23, 23 आ रहा है, क्योंकि y को मैंने 2 लिया है, प्लस x। ये पूरा 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य होने के लिए x की वैल्यू केवल 4 पॉसिबल है, 27 होगा तभी ये 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसे ही 9 से विभाज्य होने के लिए y की वैल्यू को मैं 7 भी यहां पर रख सकता था, तो एक केस मेरा ये भी बनता है। y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, दोनों पे चेक करना पड़ेगा। तो अगर y 7 है तो इन सबका टोटल जो आएगा 16 और 7 23 और 5 28 आएगा, 28 प्लस x आएगा। इसको 9 से विभाजित करोगे तो ये कब विभाजित होगा? जब x की वैल्यू 8 के बराबर आएगी, क्योंकि 36 9 से विभाजित हो जाता है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि जब हमने y की अलग अलग दो वैल्यू लगाई, 2 और 7, तो x की भी दो वैल्यू आ रही है, 4 और 8। तो x की कोई यूनिक वैल्यू यहां से निकल कर नहीं आ रही है, कोई एक आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं पहले कथन से आंसर नहीं आ रहा है हमारा। दूसरे कथन से तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 5 बोला है। अब पहले कथन को भूलना होगा आपको, पहले कथन को मिलाओ मत, अभी केवल दूसरा कथन देखो। तो अगर x 5 से बड़ा है तो आप y की वैल्यू 2 या 7 कुछ भी ले लो। x की वैल्यू जो है आप 6 7 8 9 कुछ भी लगा सकते हो 5 से बड़ी, क्योंकि यहां पर ये बोला नहीं गया है कि x ये पूरा नंबर 9 से विभाज्य है। ये तो केवल पहले कथन में बोला गया था, दूसरे में नहीं बोला गया है। इसलिए यहां पर आप x को 6 7 8 9 कुछ भी लगाओ, बस यहां पर y की वैल्यू से मतलब होगा y या तो 2 होना चाहिए या 7, तब जाकर ये नंबर 25 से डिवाइड होगा। तो दूसरे से भी यहां पर आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों को मिलाने से, कंबाइंड करने से आंसर आ रहा है दोस्तों। कंबाइंड करने से कैसे आ रहा है? x 9 से विभाज्य होना चाहिए और साथ में x 5 से बड़ा होना चाहिए।
तो हमने पहले कथन से हमने निकाला था कि x अगर 9 से विभाज्य है तो x की दो वैल्यूज हो सकती है, 4 और 8। हमने ये पहले कथन में निकाला था। और दूसरे कथन में बोल रहा है x 5 से बड़ा है, तो अगर x 5 से बड़ा है तो x 8 के बराबर होगा। 4 और 8 में से 8 हम सेलेक्ट कर लेंगे, x बराबर 8 हो जाएगा। आंसर हो गया सी ऑप्शन। दोनों से मिलाकर आपका यहां पर आंसर आ गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर था वो क्या था, सी ऑप्शन था। आगे चला जाए। नेक्स्ट 72 जो आपका क्वेश्चन था दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को। एबीसी के अद्वितीय हल आपको बताने, मान बताने हैं। अगर इसका मूल जो है वो 2 है, एक मूल 2 दे रखा है इक्वेशन का, तो भाई मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, इसमें तो वैसे ही आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप मूल निकाल भी लोगे, एक मूल आपको 2 दे दिया, देखो यहां पर एक रूट आपको 2 दे दिया, दूसरा मूल भी आप निकाल लोगे, दोनों मूल निकाल के आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये एक्स स्क्वायर एक्स और ये जो एक्स के साथ जो है बी, एक्स स्क्वायर के साथ ए है और ये सी है, ये वैल्यू कोई जरूरी नहीं है सेम हो, कांस्टेंट हो, इनको आप डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कितने भी कर सकते हो, फिर भी रूट वही रहते हैं। तो एबीसी के अद्वितीय हल तो मान तो यहां पर निकल के आएंगे ही नहीं। जैसे कैसे, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि एबीसी फिक्स नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। इनको आप लोग चेंज भी कर सकते हो, रूट फिक्स रहते हैं लेकिन फिर भी एबीसी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, ध्यान से देखो। इसका एक रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा रूट अल्फा मान लेता हूं, तो दोनों रूट का प्रोडक्ट जो है वो सी बाई ए के बराबर होता है। सी बाई ए की वैल्यू यहां पर 1 दी हुई है, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो दूसरा रूट 1/2 आ गया, तो दो रूट हो गए 2 और 1/2। इससे बनने वाली जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 5/2x प्लस मूलों का गुणनफल प्लस 1 बराबर 0। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, 2 से गुणा कर दिया। तो भाई यहां पर जो ये इक्वेशन बनी थी, यहां पे भी रूट 2 और 1 थे, इसको भी आप सोल्व करोगे तो भी रूट 2 और 1 ही आएंगे। तो ऊपर वाली में आप देख लो, a की वैल्यू 1 है, b की -5/2 है, c की 1 है। जब मैंने इसको 2 से गुणा करके ऐसी इक्वेशन बना दी, तो अब a की वैल्यू 2 हो गई, b की -5 हो गई, c की 2 हो गई। अगर आप इसको आगे भी और मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से गुणा कर दो इसको आप, तो भी बदल जाएगी ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12 आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताओ, आप ही लोग बताओ मुझे, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, ये जब 6 से 3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 15x और 3 दूनी 6, ये 6 आएगा आपका यहाँ पर। अभी भी आपके जो रूट है, अभी भी आपके रूट x बराबर 2 और 1/2 ही आएंगे। ये बात समझने की है आपको यहाँ पर, क्योंकि रूट चेंज नहीं होते हैं, एबीसी के मान भले ही आप चेंज करते जाओ, तो एबीसी के अद्वितीय हल नहीं निकाले जा सकते हैं, दूसरे से भी नहीं निकाले जा सकते हैं, मिला के भी नहीं निकाले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे से भी आपकी यही इक्वेशन बनकर आएगी। बी का ए से अनुपात जब लगाओगे आप -5/2, तो हमने पहले ही निकाल लिया -5/2, यहां पर भी तो यही आया था, ठीक है। तो यही इक्वेशन आएगी, इससे एबीसी की वैल्यू आप कंफर्म नहीं बता पाओगे, तो मिला के भी आंसर नहीं आ सकता। डी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो तगड़ा क्वेश्चन था दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन को लोग बाग जो है गलत कर रहे हैं सभी लोग। इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, अभी तक इसको समझा ही नहीं किसी ने इस क्वेश्चन को। यहां पर पूछा है क्या m n से बड़ा है, तो आपको इस क्वेश्चन में केवल यस या नो में आंसर देना पड़ता है। m और n दोनों शून्येतर संख्याएं हैं, m और n मतलब नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो नॉन जीरो में नेगेटिव भी आते हैं दोस्तों, केवल पॉजिटिव ही नहीं। तो यहां पर आप आंसर नहीं दे पाओगे। कैसे नहीं दे पाओगे, ध्यान से देखना। पहले ऑप्शन में अगर m/n पहला कथन दिया है m/n ग्रेटर देन है 1 से, तो भाई मैं लगाता हूं यहां पर 6, n को 2 लगाता हूं, तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो आप कह सकते हो m जो है वो n से बड़ा ही होगा, ठीक है। m की वैल्यू ऊपर ज्यादा लगानी पड़ेगी, n की कम लगानी पड़ेगी, तभी ये 1 से बड़ा आएगा, तो m बड़ा हो गया n से। तो सबने आंसर कर दिया, पहले से आंसर आ रहा है। लेकिन दोस्तों m और n जो है, मैं -6 और -2 भी तो लगा सकता हूं, अभी भी तो ये 1 से बड़ा ही आएगा।
और -6 जो है वो -2 से छोटा होता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो m जो है वो छोटा आ रहा है n से, m यहां पर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है n से, इसलिए आप कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल है यहां पर लेना। नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऐसे दूसरे से भी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर बोला है m 2n से बड़ा है, लेकिन क्या m n से बड़ा है, ये पता लगाने के लिए जैसे मैंने n की वैल्यू यहां पर लगाई, n की वैल्यू मैंने 1 लगाई और m की वैल्यू मैंने 8 लगाई, तो 8 जो है वो 2 से बड़ा हो गया और m जो है वो भी आपका n से बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमको पता लग गया। लेकिन अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लूं तो हम नहीं कह पाएंगे। अगर m 2n से बड़ा है तो जैसे मैं n को लूं -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 इधर, तो m जो है वो आपको -2 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने -1.5 ले लिया m को, -1.5, तो -1.5 जो है वो आपका 2n से तो बड़ा हो गया, लेकिन क्या -1.5 n से बड़ा है, नहीं है। m जो है यहां पर लेस देन n आ रहा है, n की वैल्यू यहां पर -1 है और m जो है वो -1.5 है, तो -1.5 छोटा होता है -1 से, तो कभी m बड़ा आ रहा है कभी छोटा आ रहा है, तो यस भी आ रहा है नो भी आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर नहीं आ सकता, कंफर्म आंसर आना चाहिए यस या नो। ऐसे नहीं कि एक बार बड़ा भी आ सकता है छोटा भी आ सकता है, तो उसको आंसर नहीं माना जा सकता है डेटा सफिशिएंसी में। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, कि दोनों को मिला के भी यही पंगा आपका फंस जाएगा कि भैया किसको लें प्लस माइनस में से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, यहां पर ये बोला गया था आपको, क्या ABC इन बिंदुओं से गुजरता हुआ एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो भैया ABC, अगर यहां पर मैं आपको बात करूं तो ABC से वृत्त तभी बनेगा जब वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ABC क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब उनसे एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ABC ट्राइंगल बन जाएगा, आप लोगों को दिखेगा मेरे पीछे देखना, AB BC और CA 5 5 और 6, इससे ट्राइंगल बन गया, तो वृत्त आपका आसानी से खींचा जा सकता है। सही है, पहले से आंसर आ गया यस। क्या वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, क्या खींचा जा सकता है, यस या नो में बताना होता है, तो यस आपका आंसर आ गया। क्या सेकंड से आंसर दिया जा सकता है, तो आपको ये बताना है कि क्या इससे ट्राइंगल बनेगा। तो आप देख सकते हो दो भुजाओं का योग, 3 + 4 का योग जो है वो तीसरी भुजा के बराबर आ गया, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, यहां पर ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट नहीं है, तीनों पॉइंट जो हैं कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पर स्थित होंगे ये तीनों पॉइंट ABC। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट से एक सर्कल नहीं गुजर सकता है, वो तभी गुजर सकता है जब वो तीनों एक लाइन पर ना हो। तो यहां पर आप कह सकते हो कि सर्कल नहीं बनेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी आंसर आ गया नो, फिर भी आंसर आ गया नो। यहां पर ये समझने की बात है, आंसर तो फिर भी आ गया, क्योंकि इसने केवल ये पूछा है क्या बन सकता है कि नहीं, तो आपको केवल हाँ या ना में आंसर देना है, यस या नो। तो नो भी आंसर होता है। कई लोग इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि सर इसमें तो बन ही नहीं रहा, तो नहीं बन रहा तो सही बात है, तो पर आंसर तो आ गया ना, इसने पूछा ही है क्या बन सकता है, तो आंसर आ गया नो। ऐसे थोड़ी हो रहा है कि बन भी सकता है, यस भी आ रहा है नो भी आ रहा है, उसको नहीं माना जाता आंसर। नो भी आ जाए या तो नो आ जाए या यस आ जाए, वो आंसर माना जाता है। तो यहां पर दोनों से आपका अलग अलग आंसर आ रहा है, तो सी ऑप्शन यहां मतलब बी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, सी नहीं बल्कि बी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। दोनों से अलग अलग आंसर दिया जा सकता है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आप लोग ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये हो ही गया आपका। यहां पर देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि क्या x + y का मान अद्वितीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, क्या यहां पर अद्वितीय हल आ सकता है, यूनिक वैल्यू। तो भैया यहां पर कोई जरूरी नहीं है, x + y को आप 4 भी रख सकते हो, x + y को आप जो है x + y को -4 भी रख सकते हो, क्योंकि 4 की पावर 4 256 होता है, -4 की पावर 4 भी 256 होता है। तो x + y का मान अद्वितीय रूप से नहीं आ सकता पहले कथन से। दूसरे से आ सकता है क्या,
दूसरे से भी अकेले से नहीं आएगा। x प्लस वाई, x और y जो है दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं, दो क्रमागत विषम पूर्णांक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पर अगर हम 1 और 3 ले लें तो ये तो बड़ा हो जाएगा 4 का क्यूब, लेकिन आप नेगेटिव भी तो ले सकते हो x और y को। विषम पूर्णांक तो पूर्णांक वैल्यूज क्या होती हैं, इंटीजर्स, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं -3 और -1 ले लूं, अगर इनका क्यूब करूं, ठीक है, तो -4 का जो क्यूब है वो कितना आएगा, माइनस का 64 आ जाएगा, जो कि 16 से कम होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं -5 और -3 भी ले सकता हूं, दो लगातार विषम पूर्णांक। इसका क्यूब करूं तो माइनस का कितना हो जाएगा, 512, वो भी 16 से छोटा होता है। तो इसका मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू है अलग अलग आ सकती है, कभी -4 के बराबर आएगी, तो कभी x प्लस वाई की वैल्यू -5 और -3 मिलके -8 के बराबर आएगी। अलग अलग वैल्यूज आ रही है। तो कथन 2 से भी हमारा आंसर अकेले से नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों से मिलाकर आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले कथन से हमको पता है x प्लस वाई की वैल्यू या तो 4 है या -4 है, और दूसरे कथन से हमको पता है x प्लस वाई की वैल्यू -4 हो सकती है। 4 तो नहीं हो सकती, क्योंकि x प्लस वाई को 4 लगाओगे तो 4 की पावर 3, 64 तो 16 से बड़ा हो जाता है। तो x प्लस वाई की पावर 4 -4 पॉसिबल है। तो दोनों को कथन को मिलाने के बाद आप कह सकते हो x प्लस वाई जो है 4 के बराबर होगा। तो आंसर हो गया आपका -4 के बराबर होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। -8 वाला कैंसिल हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्योंकि पहले कथन से हमको पता है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है या तो 4 ही होगी या -4 होगी, दोनों में से बस। अब बाकी वैल्यूज हट गई, तो -4 पॉसिबल है। तो दोनों से मिला के हमने कह दिया x प्लस वाई की वैल्यू -4 के बराबर होगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना, क्या सभी लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से? अगला 76वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ट्राई कीजिए और बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर होगा। क्या ये अगर विषम है, हाँ ये पूछा है आपसे, क्या ये विषम है? क्या पूछा गया है आप लोग बताओ? क्या p² प्लस q² प्लस q एक विषम संख्या है? pq एक धनात्मक पूर्णांक है, ये बोला गया है। तो आपको बताना है यस या नो में, यस या नो में आपको आंसर देना है, क्या ये विषम है? तो भैया पहली बात तो आपको यहां से देखना पड़ेगा, अगर 2p प्लस q विषम है तो आप यहां पर 2p देखो, 2p की वैल्यू तो हमेशा जो है आपकी 2p प्लस q अगर आपका विषम है, ऑड है, तो आपको ये तो पता लग गया होगा p चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ये वैल्यू आपकी टोटल जो वैल्यू है ये आपकी टोटल वैल्यू इवन ही आएगी। तो इसका मतलब q को आपको ऑड रखना पड़ेगा, तभी आपका टोटल ऑड निकल कर आएगा, तभी आपका ये टोटल जो है ऑड निकल कर आएगा। दिख रहा है सभी लोगों को अच्छे से? ठीक है, तो हमको ये तो पता लग गया कि q तो ऑड है। अब यहां पर p कुछ भी ले सकते हो आप, तो केस 1, पहला केस लेता हूं मैं, अगर मैंने p को इवन लिया और q ऑड है, q जो है आपका ऑड है, तो क्योंकि p की वैल्यू से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, इवन ऑड कुछ भी ले लो आप, q तो ऑड रहेगा कंफर्म। तो फिर मैंने यहां पर इसको लगा के देखा, तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन आएगा, ऑड का स्क्वायर ऑड आएगा, ऑड का स्क्वायर ऑड की वैल्यू ऑड, तो ये टोटल आपका इवन बन जाएगा। ऑड प्लस ऑड इवन ही होता है, इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। केस 2 में यहां पर लेकर देखता हूं कि अगर मैं p को, क्योंकि 2p की वैल्यू तो हमेशा इवन ही रहने वाली है, p को आप कुछ भी लगा सकते हो, तो p को अगर मैं ऑड लेकर देखूं तो q पहले से ही ऑड है। अब मैं यहां पर इसको केस 2 लगाकर देखूं तो यहां पर ये जो आएगा, ऑड लगाया तो ऑड का स्क्वायर ऑड प्लस ऑड का स्क्वायर ऑड प्लस ऑड, तो अब टोटल वैल्यू ऑड हो गई। इसका मतलब एक बार टोटल वैल्यू इवन आई इसकी, एक बार ऑड आ रही है, तो इसका मतलब अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, कभी इवन आ रही है कभी ऑड आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि p की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, कभी ऑड होगी कभी इवन होगी, अगर आप जो भी लोगे उसके हिसाब से आपकी वैल्यू बदलेगी यहाँ पर। तो हम पहले कथन से बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये टोटल जो वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो ऑड होगा या इवन होगा, डिपेंड करेगा p क्या है। ठीक है, ऐसे दूसरे से भी यही पंगा आ रहा है, आप लोग देख सकते हो, q माइनस 2p, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी ऊपर वाला जो किया है वो का वही काम यहाँ पर होगा, प्लस माइनस कुछ भी लगा दो कहीं भी, तो यही यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तक कि दोनों को मिला दोगे तो भी यही प्रॉब्लम रहेगी कि
पी इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपका आंसर निकल कर नहीं आएगा। ऑप्शन डी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बता दीजिए जल्दी से सभी लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो आप लोग ऊपर देख सकते हो जो आपके विकल्प हैं, दोनों कथनों को लेकर भी आंसर नहीं दे सकते, तो डी ऑप्शन आपको वहां पर आंसर करना है हर बार। 77 ये था आपके सामने। इसमें आपको बताना है वृत्त सी का क्षेत्रफल क्या है। तो क्या पहले कथन से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो? तो 7 सेंटीमीटर लंबाई की चाप जो है सी के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो एक चाप है जो कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कहां पर? केंद्र पर। तो चाप की लंबाई जो होती है उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। चाप की लंबाई 7 दी हुई है, थीटा 30 है, तो 1/12 हो गया, गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। यहां से आप कह सकते हो कि आर की वैल्यू आ जाएगी, और आर की वैल्यू आ जाएगी तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो कथन एक जो है सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर पाई आर स्क्वायर कितना आएगा, वो निकालने की जरूरत नहीं होती है डीएस में, डेटा सफिशिएंसी में, इन क्वेश्चंस में, क्योंकि यहां पर केवल आपको ये बताना है कि क्या क्षेत्रफल आ जाएगा क्या। ठीक है, ये पूछा है वृत्त सी का क्षेत्रफल क्या है, तो वो वैल्यू हमको नहीं बतानी है, हमको ये बताना है कि कथन एक से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो भी आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इससे हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही कथन दो से भी हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर भी आपका निकल कर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों कथन से अलग अलग आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आई बात समझ में सबको? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया था दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज की क्या त्रिभुज समकोणीय है, यह आपको बताना है, समकोणीय त्रिभुज है कि नहीं। कथन एक बोल रहा है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई त्रिभुज की तीसरी भुजा की आधी है। तो इससे हम नहीं कह सकते कि यह समकोणीय होगा। अगर ये आधी है, ठीक है, ये अगर 2 है तो ये 1 है, 1-2 का अनुपात होगा, तो इससे समकोण का पता नहीं लगता है, क्योंकि ये तो आपका जो है समबाहु त्रिभुज में भी हो सकता है, अदर दूसरे त्रिभुज में भी हो सकता है। बस ये कह सकते हैं कि ये छोटा त्रिभुज जो है और पूरा बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, समकोणीय का पता नहीं लगता है यहां से, तो ये गलत है। त्रिभुज के कोण 1 to 3 के रेशो में है, तो यहां से तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि समकोणीय होगा, क्योंकि कोणों का योग 6 बराबर 180 डिग्री, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 90 डिग्री, एक कोण आपका 90 डिग्री आएगा। तो सेकंड वाले से हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये समकोणीय होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों होगा? जल्दबाजी में बी मत कर देना, क्योंकि जब दोनों में से किसी एक कथन से अगर आंसर आएगा तो आपको ऑप्शन ए आंसर देना है। ऊपर निर्देश पढ़ लो आप लोग, साफ साफ बोला गया है कि किसी एक कथन से आंसर आ रहा है तो ऑप्शन ए आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये ट्राई करिए जरा, बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या आपको दिख रहा है मेरे पीछे की तरफ? देखिए और बताइए। त्रिभुज की दो बड़ी भुजाओं की लंबाइयां दे रखी है 25 और क्या दे रखी है, 25 और 24। सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी है। त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं 1, 2, 3 के अनुपात में है, तो इसका मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होंगे। लेकिन 30, 60, 90 का जो ट्राइंगल होता है दोस्तों, उसमें भुजाओं की लंबाई का जो अनुपात होता है वो 1:√3:2 होता है। लेकिन यहां पर आपका ये अनुपात बनेगा ही नहीं 24-25 से, ये वाला अनुपात नहीं बनेगा। तो पहला जो आपका जो कथन है इससे आपका आंसर नहीं निकल कर आएगा, छोटी भुजा की लंबाई क्या है। दूसरा जो आपका कथन है, इसमें आप ये कहते हो कि सबसे बड़ी भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई 6.72 है। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है क्या ये सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। सबसे बड़ी भुजा अगर 25 है, एक 24 है, ठीक है, तो मैं इसको एक बार राइट एंगल ट्रायंगल मान लेता हूं और यहां पर एक लंब खींच देता हूं। इस लंब की लंबाई जो है ये कह रहा है 6.72 है। हमको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है जिसमें 25, 24 दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा 7 होती है।
तो इस त्रिभुज के अंदर मैं एक बार लंब की लंबाई निकालता हूं। लंब की लंबाई का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, दो भुजाओं का गुणनफल 7 गुणा 24/25 ये होता है। अगर ये 6.72 के बराबर आ गई, जो कि कथन 2 में बोला गया है, तो इसका मतलब ये समकोणीय त्रिभुज होगा और तीसरी भुजा 7 ही होगी, सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पर हम चेक करें तो 168/25 करोगे तो ये 6.72 ही आ रहा है। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, बताइए जरा, 7 के बराबर हो जाएगी। अदरवाइज हम यहां पर नहीं निकाल सकते थे, पता नहीं लगता हमको। तो हमने यहां पर कह दिया कि सेकंड वाले से आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट से आपका यहां पर आंसर नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आसान है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आप लोग कर सकते हो। वृत्त सी की जीवा पी क्यू इसको दो खंडों में इस प्रकार विभाजित करती है, यहां पर ये बोला गया है, इसको दो खंडों में विभाजित कर रही है वृत्त सी की जीवा। ठीक है, एक जीवा है, दो खंडों में विभाजित कर रही है। एक दीर्घ खंड है, ठीक है, ये दीर्घ खंड है, और ये आपका लघु खंड है। तो दीर्घ खंड का 3 गुना लघु खंड के 4 गुने के बराबर है एरिया के, तो x/y का रेशो आ गया 4/3। ठीक है, दोनों के एरिया का रेशो आ गया दोस्तों। आपको बताना है वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो अगर कथन 1 में ले लूं, क्या कथन 1 से आंसर आ जाएगा? तो कथन 1 में लघु खंड का एरिया 66 दिया हुआ है, तो 3 की वैल्यू हो गई 66, तो 1 की वैल्यू 22, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 88। इसका मतलब आप कह सकते हो कि टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं। टोटल एरिया हो गया 88 + 66, 154। तो सर्कल का एरिया अगर 154 है तो पाई r स्क्वायर 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 154, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, ऐसे ही आपके दूसरे से भी निकल कर आ जाएगा, तो दोनों से ही अलग अलग आपके आंसर आ जाएंगे। आंसर हो गया बी ऑप्शन, दोनों से अलग अलग आंसर देना संभव होगा। क्लियर है सभी लोगों को? कर सकते थे आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। तो आगे चला जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, ट्राई कर लीजिए जल्दी से और बता दीजिए आंसर क्या होगा। अच्छा ये तो कर ही लिया था हमने। ये वाले आए थे आपके मीन मीडियन मोड वाले, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, ये आप लोग कर सकते थे। मीन मीडियन मोड वाले आते हैं, मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चंस आप लोगों को बताइए जरा, क्या आप लोग कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस? इस बंटन का बहुलक बताना था आपको, मोड बताना था। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं इसका मोड आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा। मोड निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, वो यहां पर आपको अप्लाई करना था। फॉर्मूला मोड का क्या होता है? वो होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एक मॉडल ग्रुप ढूंढा जाता है। मॉडल ग्रुप जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मॉडल ग्रुप होता है। तो यहां पर 60 to 90 मॉडल ग्रुप है। इसकी लोअर लिमिट L जो है वो 60 है, तो L का मान 60 हो गया। मॉडल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको F1 बोला जाता है, वो हो गया आपका 7। F0 आपका होता है मॉडल ग्रुप से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो वो 5 हो गई। F2 आपकी होती है मॉडल ग्रुप से जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी, तो वो आपकी 4 हो गई। H होती है आपकी क्लास की साइज, 60 और 90 का जो डिफरेंस है वो है 30, साइज 30 हो गई। बस ये यहाँ पर लगा दीजिए, 60 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 - 5/7 दूनी 14, नीचे डबल होएगा -5 - 4 गुणा कितनी है साइज 30 है, तो 60 + 2/5 गुणा 30, 72 आप लोगों का यहाँ पर मोड निकल कर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इतना सा काम आप लोगों को यहाँ पर करना था। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया है? क्या दिखाई दे रहा है सभी लोगों को अच्छे से पूरा ऊपर तक? यस, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये आपका मोड निकल कर आ गया, फॉर्मूला याद होना चाहिए था बस, मोड वोड आपके सारे निकल कर आ जाएंगे।
अगला ये था आपका, यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था माध्यिका P और बहुलक Q का संबंध संतुष्ट करते हैं तो R की वैल्यू क्या होगी। तो भैया यहां पर माध्यिका भी निकालनी पड़ेगी आपको, बहुलक Q की वैल्यू तो हमने निकाल ली 72। अब मीडियन कैसे निकालेंगे यहां पर, तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको मीडियन भी निकालना था। P जो है वो मीडियन है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बता देता हूं, मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो ध्यान रखना, वो क्या होता है, वो होता है लोअर लिमिट L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब मीडियन के लिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो ये 4 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, ठीक है। तो यहां पर जो है टोटल फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू आ गई 20, तो 20/2 करोगे तो आपका 10 आ गया, 10, ठीक है। n/2, ये n/2 की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। इस n/2 से बड़ी, जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है ये आपको देखनी है, वो आपकी मीडियन क्लास होगी। तो n/2 आपका 10 आया है, इससे जस्ट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 16, तो इसके सामने वाली आपकी ये जो है ये आपकी मीडियन क्लास कहलाती है, मीडियन क्लास। इसकी जो लिमिट है लोअर लिमिट L बराबर 60 हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, तो f की वैल्यू यहां पर जो है आपकी f की वैल्यू हो जाएगी 7, दिख रहा है आप सब लोगों को इधर की तरफ, f की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। c जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, कौन सी वाली, जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 5 हो जाएगी। h की वैल्यू 30 है, सब लगा दो यहाँ पर, तो 60 प्लस n/2 10 है माइनस 5/7 इंटू कितना है ये बताइएगा जरा, ये कितना आ रहा है, H30 आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है ना, n/2 माइनस सी, ये मैंने यहाँ पर सही सही लगाया है आपके सामने। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी वैल्यूज मैंने क्या सही सही लगाई है कि नहीं लगाई है, ठीक है। तो मुझे तो सही लग रहा है, यहाँ पर मैंने ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, बिल्कुल सही मुझे दिखाई दे रही है सारी की सारी वैल्यूज। h की वैल्यू 30 लगाई है, और n/2 की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, 7 के बराबर आई थी, जो भी बिल्कुल सही थी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। और क्या लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 60 मैंने यहां पर पुट कर दिया, n/2 10, और c की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी। नीचे f जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, वो मैंने 7 पुट कर दी, और यहां पर साइज आ गई आपकी 30 के बराबर, सही है बिल्कुल, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 60 150/7, 60 प्लस में क्या हो रहा है, ये 150/7 के बराबर आ रहा है दोस्तों। 5 गुणा 30 करोगे तो 150/7, हाँ यही आ रहा है, 60 प्लस 150/7। चलिए ये यूज करेंगे हम मीडियन, ये मीडियन की वैल्यू आ गई, आप लोग देख पा रहे होंगे मीडियन की वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब मैं आप लोगों को नीचे लेके चलता हूं, वहां पे जहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, हाँ, पी और क्यू, क्यू तो बहुलक बोला गया है क्वेश्चन में, कहाँ गया, हाँ, Q तो आपका बहुलक है, P की वैल्यू हमारी ये आई है, तो अब यहां पर वैल्यू लगाते हैं, 7 इंटू बहुलक कितना आया था 72, P कितना आया था 60, और प्लस का 50/7 था ना, और बराबर में आपका क्या था 9R, तो यहां से गुणा करो, 7 72 माइनस 60 माइनस 50/7 बराबर कितना आ गया था ये आपका, ये कितना आ गया था 9R, ठीक है। तो ये आपका 12 आ गया था दोस्तों, यहाँ पर कितना आ गया, ये 12, 12 ये हो गया 12, 12 सत्ते 84 माइनस 50, 12 सत्ते 84 माइनस 50, और बराबर में 9R, ठीक है। तो यहां पर जो है R की वैल्यू आपकी ये 30 आना चाहिए, ये 30 54 आके R की वैल्यू 54/9 6 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। 6 ये 30 है दोस्तों, 30/7 आएगा ये ऊपर, ठीक है।
तो मैं ऊपर से वापस से आपको बता देता हूँ 30/7 कैसे आएगा। 30/7 आके और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका 84 - 30 54 और आर की वैल्यू आपकी 6 के बराबर निकल कर आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ऊपर 30 कैसे आया था, वो आपको मैं वापस से बता देता हूँ यहाँ पर 30 कैसे आया था। देखो जब हमने मीडियन निकाली थी, क्या आपको सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है पूरा? ठीक है, तो देखिएगा 30 कैसे आएगा आपका। यहाँ पर मैंने मीडियन का फॉर्मूला आपको अभी अभी बताया था भाई। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एल। ठीक है, एल से शुरू करते हैं। ठीक है, एल प्लस क्या होता है फॉर्मूला? n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने बिल्कुल सही सही इस्तेमाल किया था। तो अब मैं वापस से इसको चेक कर लेता हूं। अब n/2 के लिए पहले आपने यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, कितनी आई? 4 और 5 9 और 7 16 और 4 20। ये आपकी n की वैल्यू आ गई। तो n/2 आपकी हो गई 20/2 बराबर 10। ये आपकी n/2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, 10 आपकी यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ गई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक का आपको सबको समझ में आ गया है? ये आपकी 10 आ गई दोस्तों। अब 10 जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, ये जो 10 जो आपकी वैल्यू आई है n/2, इससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है ये आप लोगों को देखनी है। वो है 16। इसके सामने वाली जो क्लास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास बोलते हैं, मीडियन क्लास। तो यहां पर आपने L की वैल्यू 60 लगाई, n/2 की वैल्यू जो है आपने कितनी लगाई थी? n/2 की वैल्यू आपने 10 लगाई माइनस सी, ये जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी लगाते हैं मीडियन क्लास से, तो वो 5 लगाई। एफ जो है आपकी 7 लगाई और एच की जो साइज है आपकी वो कितनी लगाई? 30 लगाई। लगाई कि नहीं लगाई? ठीक है, ये हमने यहां पर वैल्यू लगाई थी, ये हमने यहां पर वैल्यू लगाई थी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा अरे 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 अरे, मैं यहां पर जो है आप लोगों को बता देता हूं, क्या यहां पर मैं गलत लगा रहा हूं? ये 5, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगानी है मेरे को 9 लगाना है यहाँ पर, और मैं 5 लगा रहा हूँ वहां पर। तो ये 10 - 9 है दोस्तों, इसीलिए ये क्या आया था आपका? 60 + 30/60। इस तरह से आया था दोस्तों, बात समझ में आई? तो ये सी जो होता है यहाँ पर जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली, इसलिए वो आ रहा था। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, कर लोगे। अब फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता होगा तो आ जाएगा। आगे चलें फिर नेक्स्ट की तरफ। अब माध्य क्या है? ये तो इजी का सवाल था, माध्य निकालना सबको आना चाहिए। इस तरह के जो माध्य पूछे जाते हैं आपसे, इसका मीन निकालना था। मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे? ऐसा जब आपको कंटिन्यूअस ग्रुप दे दिया जाए तो आपको पहले मिड वैल्यूज निकालनी है। 40 45 की मिड वैल्यू 45। ठीक है, मिड वैल्यूज निकालते जाओ। इसकी 55 आएगी, इसकी 65 आएगी, इसकी 75 आएगी। अब मिड वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो, तो ये 180, ये 165 और ये आपका 65 आएगा, ये आपका 150 आएगा। तो 330 और 230 560 हो गया। इस 560 को आप टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो। 4 3 7 और 10 हो गया टोटल। टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो 10 से, 56 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसका माध्य जो था वो किसके बराबर था? 56 के बराबर था दोस्तों। ये आपका यहाँ पर आंसर था। इज इट क्लियर? तो आगे चला जाए। तो इतना इजी सवाल थे जो आप लोग कर सकते थे। m अगर माध्यिका है तो 3m का मान क्या होगा? अब इसी की माध्यिका भी आपसे पूछ रहा है, क्या इसकी माध्यिका आप लोग निकाल सकते हो? अभी जो तरीका मैंने आपको बताया था उसी से आप लोग इसकी माध्यिका को निकाल सकते हो। ध्यान से देखिएगा इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो पहले आपको इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 4 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10। n/2 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 5 आएगी। इससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 7, तो ये मीडियन क्लास हो गई, मीडियन क्लास। तो L की वैल्यू आपकी 50 हो गई, लोअर लिमिट जो है इसकी। n/2 आपका 5 हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C, इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो वो 4 हो गई। ठीक है, F की वैल्यू जो है आपकी 3 हो गई। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हो गई। और H साइज जो है आपकी, इनकी 10-10 की साइज है, वो H बराबर 10 हो गया। तो मीडियन जो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 50 + n/2 5 - 4 अपॉन F3 है इंटू साइज 10 है।
तो भैया ये आ गया आपका 50 प्लस 10/3। तो इसको आप लोग बोल सकते हो 160/3। आपसे वैल्यू लेकिन किसकी पूछी गई है, ध्यान से देखना, आपसे वैल्यू पूछी गई है 3m की, तो इसको 3 से गुणा करना है, 160 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आएगी 3m की, ठीक है। यही आपसे यहां पर पूछा गया था। इज इट क्लियर? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 160। 160 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो 160 इसका आंसर था। चलिए, तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही हम करते हैं। ये मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन आपको करवा दिए मैंने, और डेटा सफिशिएंसी करवा दी, जो कि बहुत टफ काम था, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन टफ थे बस। चलिए, आज का हम यहीं पर सेशन जो है समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग जो है सारे सेशंस अटेंड करिए। अपना बैच भी आ रहा है, आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा कि अपना बैच जो है शुरू हो रहा है अगले वीक ट्यूसडे से, 25 अप्रैल से। और वो टाइमिंग जो है अपना वही 9 PM का रोज रात का जो टाइम है वो रहेगा। लक्ष्य बैच अब शुरू कर रहे हैं हम CDS के लिए, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लें। सारी क्लासेज आप लोग देख सकते हैं CDS की कब कब होती है, आपके सामने है, ठीक है। आप लोग सारी क्लासेज ज्वाइन करा करें, और साथ में एमबाइब ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि एमबाइब ऐप पर आपको हर तरह की सुविधा मिलती है दोस्तों। वहाँ पर आपकी बिग बुक्स हैं एमबाइब की, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर कर दी गई है। फैकल्टी की बुक्स हैं, फैकल्टी के वीडियो लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस सेशंस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। साथ में आपका पूरा ग्रोथ का जो है ट्रैक रखा जाता है कि आप जो है कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। आपको रिकमेंड किया जाता है कि अगर ग्रोथ सही नहीं है तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। एमबाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि टाइम पर आपको PDF मिलती रहे, ठीक है। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों सेशन को। बाय बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.